नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 75 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एसीबी में अतिरिक्त महानिदेशक रहे दिनेश एमएन के तबादले की चर्चा है। इन तबादलों को इसी साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज जी अग्रवाल से बात करेंगे। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि इन तबादलों के क्या मायने हैं चुनावों से पहले? देखिए, ये चुनावी साल है। जैसा कि आपने बताया, चुनावी साल में हर सरकार ये कोशिश करती है कि सभी वर्गों को संतुष्ट कर सके, खास करके ब्यूरोक्रेसी हो या कर्मचारी वर्ग हो। तो आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी वर्ग के लिए काफ़ी घोषणाएं की हैं, उनको संतुष्ट करने की का प्रयास किया है। उसमें पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम को पहले लागू कर चुके हैं सरकार। तो अब जो तबादला सूची जो ये जारी हुई है, इस आईपीएस की तबादला सूची में जो, जैसा कि आपने नाम लिया, दिनेश एमएन जो आईपीएस हैं, जिनका कि एसीबी से हटा करके उनको अब पुलिस मुख्यालय में भेजा गया है। तो दिनेश एमएन हैं या पहले इनसे पहले डीजी बीएल सोनी साहब रहे और वीके सिंह साहब रहे। तो ये लोग ऐसे हैं जो तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत कार्रवाइयाँ की, बहुत सारे अफसरों पे रेड डाली, उनको पकड़ा, जेल के शिक्षों के पीछे भी पहुंचाया। लेकिन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में विरोध भी हुआ। तो इसलिए चूंकि अब चुनाव का समय है, तो इस सूची को देख के इससे ऐसा लगता है कि सरकार इस समय नहीं चाहती कि एसीबी ज़्यादा एक्टिव रहे और ज़्यादा अफसरों पर कार्रवाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि ब्यूरोक्रेसी की नाराजगी का खामियाजा सरकार को चुनावों में उठाना पड़े। बिल्कुल सर। तो सर, क्या एसीबी अधिकारियों पर, बड़े लोगों पे ट्रैप करते समय क्या किसी का दबाव भी रहता है? नेताओं का या ब्यूरोक्रेसी का किसी तरह का कोई दबाव रहता है? देखिए, एसीबी हो या सीबीआई हो, दो तरह से ये काम करती है। जैसे एसीबी सीधे मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में काम करती है, उन्हीं को ही वो रिपोर्ट करती है। तो दबाव की तो नहीं कह सकते कि दबाव रहता है, लेकिन हाँ, किसी भी अफसर पर कोई कार्रवाई करने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री जी की अनुमति जरूर लेनी होती है कि हमारे पास इस अमुक अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम सबूत हैं, हमारे पास में एविडेंस है और हम इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वहाँ से हरी झंडी के मिलने के बाद ही किसी अफसर पर एसीबी कोई कार्रवाई करती है। ऐसी ही प्रक्रिया सीबीआई भी अपनाती है। सीबीआई भी किसी भी अफसर पर कार्रवाई करने से पहले एक बार पीएमओ से या गृह मंत्रालय से एक बार वो परमिशन जरूर लेती है कि हमारे पास इनके पास एविडेंस है, हमारे पास में इनके खिलाफ सबूत हैं और ये अफसर करप्ट है। तो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। दबाव में तो मैं नहीं कह सकता कि दबाव रहता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सरकार का इशारा हो सकता है उसमें कि भाई इनको जो है आपको ट्रैप करना है। सर, अपन दिनेश एमएन की बात करते हैं। वो जहां भी रहे, जिस भी पद पे रहे, उन्होंने अपने कार्यशैली से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पिछले 2-3 सालों से वो एसीबी में जबरदस्त कार्रवाई कर रहे थे। तो उनकी कार्यशैली को और एसीबी में उनके जाने के बाद के काम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसीबी में बहुत लंबे समय बाद डीजी रहे बीएल सोनी और एडीजी रहे दिनेश एमएन, इनकी जोड़ी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। कई अफसरों पर रेड मारी और कई भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा। उसका कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आरएस अफसरों पर जब कार्रवाई हुई थी, तो आरएस अफसरों का एक शिष्टमंडल पूरा मुख्यमंत्री जी से जाके सीएमओ में मिला था और उन्होंने इस बात को लेकर विरोध जताया था कि एसीबी लगातार उनके अफसरों को, उनके साथियों को जो है ट्रैप कर रही है। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एसीबी को बैकफुट पे आना पड़ा था और सरकार को भी ये निर्णय लेना पड़ा था कि भाई एकदम से इन पे अटैक ना किया जाए। दूसरा, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एसीबी ने एक ऑर्डर और निकाला था कि जिसमें ये कहा गया था कि जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा उसका चेहरा और पदनाम नहीं बताएंगे। तो इसको भी ये माना गया था कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में वो आदेश निकाला गया था कि ब्यूरोक्रेसी को नाराज ना किया जाए। लेकिन वो आदेश को लेकर के जिस तरह का एकदम विरोध सामने आया, विपक्ष ने उसको जैसे मुद्दा बनाया, वो आदेश सरकार को तुरंत वापस लेना पड़ा। तो इस तबादला सूची से भी जो आमजन में चर्चा है या ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा है, इसका मैसेज यही है कि सरकार अब चुनावी साल में नहीं चाहती कि भ्रष्ट अफसरों पर प्रभावी कार्रवाई हो। तो ऐसा लगता है कि अब एसीबी जो है
बहुत ही कम कार्रवाइयाँ करेगी। तो सर दिनेश एबेन का और बीएल सोनी साहब का एक अलग अधिकारियों पे दबाव था, मतलब खौफ था उनका भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ। अब दोनों ही अफसर इस महकमे से हट चुके हैं, तो क्या अफसरों ने भी राहत की सांस ली होगी जो भ्रष्ट हैं? हाँ, इस सूची के बाद में, जैसे आपने कहा कि ये सूची आने के बाद तबादला, दिनेश एमएन का एसीबी से तबादला होने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी में अफसर थे, आरएएस हैं चाहे आईएएस हैं, और जो थोड़े भी जिनको डर लग रहा था कि हम पे कभी भी रेड हो सकती है या हम कभी भी निशाने पे आ सकते हैं, उन लोगों ने अब राहत की सांस ली है। लेकिन जो लोग सरकार के निशाने पे हैं अफसर, उनको हो सकता है कभी ना कभी उनको चुनाव से पहले या रिटायरमेंट के आसपास फिर एसीबी का सामना करना पड़ सकता है। तो सर अब आईपीएस की तबादला सूची आने के बाद में क्या आईएएस की तबादला सूची भी आने वाली है? हाँ, जैसा कि आपने कहा गया, इससे पहले ब्यूरोक्रेसी में जो ज़बरदस्त बदलाव हुए थे, 155 आरएएस अफसरों की सूची अभी 2-3 दिन पहले ही निकाली गई थी, वो बदलाव किया गया था। अब आईपीएस की तबादला सूची निकाली है 75 की, तो ये संभावित है कि आईएएस की भी तबादला सूची जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि अभी पिछले 1 जनवरी को ही कुछ अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं, कुछ पद खाली हुए हैं, कुछ पद और भरे जाने हैं। तो ये एक उम्मीद की जा रही है कि आईएएस की तबादला सूची भी जल्दी ही आ सकती है। तो ब्यूरोक्रेसी के तबादले और चुनाव, इन दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चुनाव में ब्यूरोक्रेसी की, खास करके कर्मचारियों की बहुत अहम भूमिका रहती है। ये मुख्यमंत्री जी भी कई बार पहले कह चुके हैं कि एक बार वो चुनाव इसलिए हारे थे कि कर्मचारी वर्ग उनसे नाराज़ था, तो इसलिए वो चुनाव हार गए, वो खुद भी मान चुके हैं। चुनाव में ब्यूरोक्रेसी की और कर्मचारियों अहम भूमिका रहती है, तो इसीलिए ये कोशिश हो रही है कि ये चुनावी साल है और अब चूँकि 6-8 महीने ही बचे हैं, तो इस समय पे किसी को भी नाराज़ ना किया जाए और अधिकतर वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो आईपीएस की जो तबादला सूची आई है सर, उन तबादलों के हिसाब से क्या लगता है, कोई अधिकारी कोई सरकार की पसंदीदा जगहों पे लगे हैं? अब ये तो नहीं कहते पसंदीदा जगह पे लगे हैं, पर सरकार, हर अधिकारी ये प्रयास करता है कि मैं पसंदीदा जगह पर लग जाऊं। सबको तो पसंदीदा पोस्टिंग मिलती नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार ने अधिकतर लोगों को जो है एडजस्ट करने का प्रयास किया है कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ उनको पोस्टिंग मिल जाए। तो चुनावों में सरकार के पसंदीदा अफसरों का और मतदान का कोई संबंध है आपस में? देखिए, पसंदीदा अफसरों को ऐसी जगहों पर लगाया जाता है, सरकार ऐसी जगह लगाती है कि जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ हमारा मामला कमज़ोर है, तो उनको वो चीज़ों को ठीक कर सकें चुनाव के मद्देनज़र। सरकार की घोषणाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी कर सकें, सरकार के जो लाभान्वित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वहाँ तक पहुँचा सकें, ताकि वो बाद में वोट में कन्वर्ट हो सकें। ये सरकारों की ये कोशिशें होती हैं। मतदान प्रक्रिया में जो कोई भी अधिकारी सीधे तौर पे हस्तक्षेप करके ये कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसे ही संभावना कम है। हाँ, लेकिन ये अधिकारी जो पसंदीदा लगाए जाते हैं उनको इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो सरकार का अच्छा मैसेज जाए लोगों में, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएँ, तो इसलिए उनको वहाँ पर लगाया जाता है। तो इसमें जो रोल है कर्मचारियों का और ब्यूरोक्रेसी का रहता है चुनाव में, तो पसंदीदा अफसरों को सरकारें लगाती हैं, और जो अधिकारी उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते वो कहीं अपना ट्रांसफ़र करा के इधर उधर भी हो जाते हैं। ये तो सर चुनाव से संबंधित बात हुई, तो क्या आईपीएस अफसरों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी कोई ध्यान रखा गया है कि उस अफसर को कानून व्यवस्था की पालना के लिए कुछ विशेष जगह लगाया जाए? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का जो आपने जहाँ तक सवाल है, ये कानून व्यवस्था का सबसे अहम रोल है। कहीं पे भी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी सरकार के लिए नकारात्मक छवि बनती है और सरकार के खिलाफ ही मैसेज जाता है। तो सरकार ये तो विशेष ध्यान रखती है कि कानून व्यवस्था के मद्देनज़र अधिकारियों की कोई पोस्टिंग और ट्रांसफ़र किए जाएं। जहां थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है वहां और अच्छे अफसरों को लगाने के प्रयास किए जाते हैं। तो कानून व्यवस्था का कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि केवल कानून व्यवस्था के मद्देनज़र ये लिस्ट निकाली गई है इसमें, क्योंकि जो एडीजी लेवल के या उसके लेवल के जो आदमी बदले गए हैं उनका कानून व्यवस्था में बनाने में कम रोल रहता है। हाँ, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि कई जिलों के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के एसपी बदले गए हैं।
तो एसपी जो बदलने का संबंध है वो सीधा सीधा प्रदेश की कानून व्यवस्था से है। तो सरकार अब इस समय नहीं चाहेगी कि कहीं भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़े या कहीं अशांति का माहौल हो, तो इसलिए वहाँ पे इसी हिसाब से उन अधिकारियों को एडजस्ट किया गया। इस तबादला सूची में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर भी ध्यान रखा गया है, या इसके लिए आने वाले समय में और कोई लिस्ट आ सकती है नहीं, मतदान जो सेंसिटिव एरियाज है उनके लिए? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान की, तो अभी मतदान तो बहुत दूर है, क्योंकि अभी 8-10 महीने हैं इसमें। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि शांतिपूर्ण मतदान के हिसाब से इन्होंने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। अभी टाइम है, ज़रूरत होगी तो सरकार कुछ 1-2 सूची और ला सकती है उसमें, चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले, महीने या 15 दिन पहले, 2 महीने पहले और सूचियाँ आएंगी और अधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी, जिनसे हमने आईपीएस तबादलों की सूची पर चर्चा की। आगे भी हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। खासखबर.com के चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और विस्तृत खबरें पढ़ने के लिए खासखबर.com की वेबसाइट को लॉग ऑन करें।